गुड आफ्टरनून टू ऑल। हाँ बताइए। हाँ डिपेंड करेगा कि कहाँ पे लोकेशन है। तापीय विलोमता नहीं, एक ही अक्षांश पे स्थित बिंदुओं के आपस में कंपैरिजन करते हैं हम। मतलब एक देशांतर पे, तो देशांतर कोई फैक्टर नहीं है ना तापमान को निर्धारण करने वाला। अब उस देशांतर पे धरातलीय स्थिति कैसी है, ऊंचाई कैसी है, स्थल भाग है कि जलीय भाग है। दो देशांतर, अगर दो बिंदु जो एक ही देशांतर पर स्थित है, दो अक्षांश पे स्थित हो गया, यानी कि हम दो अक्षांश पे स्थित बिंदुओं की बात कर रहे हैं। तो उस पर अब अलग अलग स्थिति में अलग अलग सीन होगा। तो हम तो यहाँ पे विलोमता उस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं ना कि सौर ताप की मात्रा तथा तीव्रता के बराबर होने के बावजूद भी तापमान में अंतराल क्यों आएगा, उसको हम तापीय विलोमता कह रहे हैं। तो देशांतर पे तो सौर ताप की मात्रा ही बराबर नहीं होगी या तीव्रता बराबर नहीं होगी, उन दोनों में अंतर हो जाएगा, तो वो बेसिक फंडामेंटल्स ही चेंज हो गया। और कुछ है कुछ? वायुदाब पेटियां धरातल पे कुछ कुल 7 वायुदाब पेटियां हैं, राइट। एक है विश्वतीय, जो लगभग 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। उसके बाद है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, जो लगभग 30 डिग्री के आसपास। उसके बाद है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, जो लगभग 60 डिग्री के आसपास पाया जाता है, 55 से 65। उसके बाद है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, 90 डिग्री के आसपास, यानी कि 30-30 डिग्री के अंतराल पे लगभग पाया जाता है। ये इसका औसत 0 डिग्री हो जाएगा विषुवत रेखा के आसपास। ये केवल है जो कॉमन है दोनों में, दोनों गोलार्ध में, और ये 2 रिपीट है दोनों गोलार्ध में, तो 6 + 1 7 वायुदाब पेटियां हैं। पेटी पट्टी, बेल्ट जिसको बोलते हैं, पट्टी और पेटी सेम ही चीज हो गई। इनमें से 2, ये जो 1 और ये 2, 3 जो है वो ताप जनित है, इसलिए इसको ताप जनितीय भी कहते हैं। और ये दोनों जो है इसको हम गतिज जनित भी बोलते हैं। यानी कि 4 गतिज जनित है और 3 जो है ताप जनित है, तापमान के अंतर के कारण। पुराने जमाने में केवल 3 वायुदाब पेटियां मानी जाती थी, बाद में जब फेरेल का नियम आया तो फिर ये 4 की व्याख्या की गई।
विश्वतीय क्षेत्र में हम बात कर चुके हैं कि विश्वतीय निम्न वायुदाब पेटी की व्याख्या कैसे करेंगे हम, कि तापमान विश्वतीय क्षेत्र में अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, तापमान अधिक हो जाएगा। तापमान अधिक होने के कारण यहां की वायु गर्म होगी और गर्म होने के बाद हल्की होगी और हल्की होने के बाद ऊपर उठेगी और इसलिए निम्न वायुदाब का निर्माण होगा। यहां पे वायु का अभिसरण भी होगा, जो तीनों हमने पढ़ा है। तो वायुदाब उठना शुरू किया। अब ये ऊपर जाके क्या करेगी, डाइवर्ज होगी। और उसी तरह से अब ध्रुवीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ध्रुवीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, तापमान कम होगा, वायु का संकुचन होगा, भार अधिक हो जाएगा, उच्च वायुदाब का निर्माण होगा दोनों ध्रुव पे, और फिर वायु का अवतलन तथा अपसरण। यानी कि एक रूप में चक्र में होगा। तो पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि धरातल पे जो है 3 ही वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं और इस प्रकार से वायुमंडल का परिसंचलन एकल कौशिकीय होता है। ध्रुव को ले लें अगर हम, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो पहले माना जाता था कि तापमान एकमात्र कारण है जो वायुदाब पेटियों का निर्धारण कर सकता है, निर्माण कर सकता है। और ये ध्यान रखिए कि जब भी वायु का कहीं से संचलन होगा तो उस वायु को वापस वहां पे आना है, क्योंकि वायु का निर्माण तो अलग से नहीं हो रहा है। तो अगर खाली जगह हुई तो इसको अगर सतत बनाना है, कॉन्टिन्यूस बनाना है, निरंतर बनाना है, तो वायु कहीं भी जाकर के फिर उसको वापस आना है। इसीलिए कौशिकीय संचलन का की कल्पना की गई थी। तो यहाँ पे इसको एकल कौशिकीय बोलते हैं कि एक गोलार्ध में एक ही कौशिका का निर्माण होता है, एकल कौशिकीय वायुमंडलीय परिसंचलन। दोनों गोलार्ध में एक एक कौशिका का निर्माण होता है। हाँ, वो हमेशा कौशिका तो वैसे ही होगी ना। जब भी कौशिका का निर्माण होगा तो जैसे एक कौशिका में 2 लंबवत और 2 ये बनेगी। यहाँ पे 3 लंबवत है मिला के और 4 जो है क्षैतिज है। विषुवत रेखा पर जो उठ रही है उसको हम सिंगल मानेंगे। रियल की हिंदी क्या होती है? वास्तविक। तो जैसे 3 ये हुआ वायुदाब पेटियां। बाद में जब लोगों को धरातल के बारे में और जानकारी बढ़ने लगी 1516वीं सेंचुरी में, उसके बाद अध्ययन होने लगा, तो यहाँ पाया गया कि 3 के नहीं बल्कि 7 वायुदाब पेटियां हैं। और ये बहुत मिस्टीरियस इसलिए था
कि जैसे यहाँ पे विषुवतीय निम्न वायुदाब हो गई, इक्वेटोरियल लो, उसके बाद है सब ट्रॉपिकल हाई, उसके बाद है सब पोलर लो, फिर उसके बाद है पोलर हाई। तो इन दोनों की जब जानकारी प्राप्त हुई तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था, रहस्यमयी था। क्योंकि अभी तक यही माना जाता था कि तापमान ही किसका कारण है, दाब के जनन का तापमान कारण है। अब अगर इन दोनों में तुलना करें तो यहाँ पे तापमान अधिक है, यहाँ पे तापमान कम है, तो कम तापमान वाले क्षेत्र में निम्न वायुदाब और अधिक तापमान वाले क्षेत्र में उच्च वायुदाब का निर्माण हो रहा है। ये एक समस्या थी जिसको बाद में फिर फेलेल का नियम आने के बाद हेडली व्याख्या करता है, इसीलिए हेडली का कौशिकीय संचलन भी कहते हैं। लिख लीजिए, गतिज जनित वायुदाब पेटियों की व्याख्या। हेडली के अनुसार एकल कौशिकीय परिसंचलन स्थिर पृथ्वी के लिए एकल कौशिकीय परिसंचलन स्थिर पृथ्वी के लिए संभव है, जबकि घूर्णन करती हुई पृथ्वी के लिए ये असंभव है। जो वायु विषुवतीय क्षेत्र में ऊपर उठते हुए ठंडा होकर वायुमंडल में ध्रुव की ओर चलने लगती है, वो सीधी रेखा में ध्रुव की ओर चलने लगती है, वो सीधी रेखा में गतिमान नहीं हो सकती, क्योंकि कोरियोलिस बल के कारण विक्षेपण से वो ध्रुव तक नहीं पहुंच पाएगी। कोरियोलिस बल के कारण विक्षेपण से वो ध्रुव तक नहीं पहुंच पाएगी। उत्तरी गोलार्ध में दाहिने मुड़ते हुए तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाएं मुड़ते हुए, उत्तरी गोलार्ध में दाहिने मुड़ते हुए तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाएं मुड़ते हुए लगभग 30 डिग्री दूर अक्षांश पर, 30 डिग्री दूर अक्षांश के ऊपर लगभग 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर या दूर जमा होने लगती है। इसका चार्जर लगा दो, लैपटॉप का चार्जर खत्म हो रहा है। जमा होने लगती है, इकट्ठा होने लगती है।
चार्जर लगा हुआ, फिर बैटरी लो क्यों दिखा रहा है? हाँ ठीक है। क्या लिखा? जमा होने लगती है, अंततः इस वायु का अवतलन होता है, जो धरातल पे वायु का अवतलन होता है, जो धरातल पे उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण करती है, जो धरातल पे उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण करती है, जिसे हम उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं, जिसे हम उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी कहते हैं। यहां से पवन का अपसरण होता है, जिसमें विषुवत रेखा की ओर जाने वाली पवन उष्ण कटिबंधीय कौशिका को, विषुवत रेखा की ओर जाने वाली पवन उष्ण कटिबंधीय कौशिका को पूर्ण करती है, तथा पूर्ण करती है तथा ध्रुव की ओर जाने वाली पवन तथा ध्रुव की ओर जाने वाली पवन ध्रुव से आने वाली ध्रुव से आने वाली दूसरी पवन से मिलते हुए अभिसरण क्षेत्र का निर्माण करती है। परिणाम स्वरूप वायु का आरोहण होता है, परिणाम स्वरूप वायु का आरोहण होता है और निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। इस प्रकार से दोनों गोलार्ध में तीन तीन कोशिकाओं, दोनों गोलार्ध में तीन तीन कोशिकाओं द्वारा त्रिकोशिकीय संचलन, तीन तीन कोशिकाओं द्वारा त्रिकोशिकीय संचलन की वास्तविकता की व्याख्या की जा सकती है। अब ये क्या कर रहा है कि कोरियोलिस बल होगा,
यानी कि सपोज कर लेते हैं कि ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, राइट, विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी है यहाँ पे। तो यहाँ पे वायु का आरोहण हो रहा है, धीरे धीरे ठंडा होने के बाद वो भारी होगा और यहाँ पे वायु का संचलन हो रहा है। तो जो संचलित वायु है, एक और देखते हैं, सपोज कीजिए कि ध्रुव ध्रुव जो है उस क्लास के एंड पे है, दीवार पे है, तो इस दिशा में चलते हुए सीधी चलते रेखा में चलते हुए ध्रुव पे जाएगी और नीचे गिरेगी और इस तरह से एक कौशिका का निर्माण होगा। उसको वो रिजेक्ट करता है, कहता है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है वो उसको सीधी दिशा में संचलित होने देगा। और वो बल क्या है हम जानते हैं, कोरिलेस फोर्स, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं। तो इसका कहना है कि जो पवन यहाँ से चल रही है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मुड़ती जाएगी, और जब मुड़ेगी तो वो ध्रुव पे नहीं पहुंच पाएगी। सपोज कीजिए कि हम चलना शुरू किए ऐसे ही, क्या होता है वहां पे देखिए, जैसे हम मुड़े तो धीरे धीरे मुड़ते गए मुड़ते गए मुड़ते गए, तो एक समय आएगा कि हम इस दीवार के इस रुख हो जाएंगे। संभव है ऐसा? तो वो वही स्थिति है और वही अक्षांश है जहां पे पवन जो है समदाब रेखाओं के समानांतर हो जाती है, राइट, लगभग समानांतर हो जाती है। तो ना तो वो आगे जा पाएगी ना ही पीछे मुड़ पाएगी। पीछे मुड़ेगी तो दाब प्रवणता बल का क्या हो जाएगा, डिफाई कर देगी दाब प्रवणता बल को, मतलब पलट देगी, जो संभव नहीं है, क्योंकि दाब प्रवणता बल इधर से है, पवन का यहां चल रही है तो दाब प्रवणता बल इधर से है। तो जब ये बराबर हो गई, और चूंकि ये क्यों क्यों मुड़ी है, ये अपसरण इसका क्यों हुआ वायुमंडल में, ठंडा होने के कारण, और वायुमंडल की एक ऐसी परत में चल रही है जहां पे ऑलरेडी तापमान काफी कम है, तो धीरे धीरे और भारी होती जाएगी। यानी कि यूं कह लीजिए कि वो गिरने के लिए बेताब रहेगी। अचानक वो कंड्यूसिव सिचुएशन वहां पे जनरेट होगा जहां पे पाइल अप होने से शुरू करेगी एयर, या इकट्ठा होने शुरू होगी, और वो भारी एयर क्या होगी वहां पे नीचे गिर जाएगी, और इस अवतलन से क्या हो जाएगा, उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण होगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण हो रहा है, वहां पे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी ऑलरेडी निर्मित है तापमान की कमी के कारण, तो वहां से अपसरण तो होगा ही होगा। अब यहां से भी अपसरण हो रहा है, तो ये जो पवन जा रही है ये क्या करेगी, विषुवतीय क्षेत्र में जो आवश्यकता है अभिसरण की वो इसको पूर्ण कर देगी, और फिर ये ऊपर उठ करके एक सिंगल सेल का निर्माण करेगी, जिसको हम ट्रॉपिकल सेल या उष्णकटिबंधीय कोशिका बोलते हैं। अब जो दूसरी पवन यहां से ध्रुव की ओर जा रही है, और एक पवन क्या हो रही है, ध्रुव से उधर की ओर आ रही है, कहीं क्या होगा, अभिसरण होगा, और जब भी अभिसरण होता है तो वायु ऊपर उठती है और निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होता है। फिर ऊपर उठते हुए वायु फिर से उसका अपसरण होगा वायुमंडल में, और इस प्रकार से 1, 2 और 3 कोशिका का निर्माण होगा, जिसको हेडली ने त्रिकोशिकीय संचलन कहा था। बाद में हम आएंगे उसमें पोलर सेल क्या होता है या पामन्स मॉडल क्या होता है वो हम बाद में आएंगे, लेकिन अभी हेडली की हम बात करते हैं। ये व्याख्या धरातल पे परफेक्टली करता है आज की डेट में भी, कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का जो निर्माण होगा वो किस कारण होगा, अवतलन के कारण। वायु यहां पे ऊपर उठ रही है, फिर ये यूं गई, ये आई, फिर यहां से ऊपर उठ रही है, यूं गई, यूं आई, ठीक है। उसके बाद यही पवन एक इधर चलेगी, और इधर से जो आती हुई पवन है इसके साथ कन्वर्ज करेगी, कन्वर्ज करके फिर ये उठ करके ऊपर ऐसे त्रिकोशिकीय संचलन का निर्माण करेगी। एक गोलार्ध में 3 कोशिका हो गई, वैसे ही ये रिपीट करेगी, इधर से आएगी, तो इसको हम त्रिकोशिकीय संचलन बोल रहे हैं। ये हो गया सब ट्रॉपिकल हाई उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी, सब पोलर लो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, पोलर हाई ध्रुवीय। ये हो गया विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। फिर हो गया सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो और पोलर हाइज, ध्रुवीय उच्च, उपध्रुवीय निम्न और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी।
सब पोलर लो, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब। हाँ, ये जो आ रही है पवन, ये नीचे आ रही है, अवतलन हो रहा है पवन का, राइट। तो जब अवतलन होगा तो ये दोनों ओर अपसरण होगा यहाँ धरातल पे, तो ये इधर आ गई, खत्म बात उसकी। वो क्या कर रहा है वो तो समझ ही गए। अब जो पवन इधर आ रही है वो क्या करेगी, ध्रुव क्षेत्र से आने वाली पवन के साथ अभिसरण करेगी। तो यहाँ पे अभिसरण क्षेत्र में, इसीलिए हमने शुरू में ही बात करी थी कि जहां पे लो प्रेशर होगा वहां पे वायु का आरोहण होगा और अभिसरण होगा। तीन में से कोई भी एक चीज अगर उसको आरंभ कर देती है, उसकी बिगिनिंग कर देती है, तो बाकी दो चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी। हाँ, कॉफी भी, कॉफी एक कौन ध्रुवीय पवन को, नहीं नहीं, तो ध्रुव विश्वत रेखा की ओर हुई तो जा रही है, ये तो जा विश्वत रेखा की ओर चली आ जाए, लेकिन बीच में दूसरी पवन आके इसको रोक देगी, वो उसको आगे नहीं जाने देगी। ठीक है। वो क्या होगा वो हम बाद में बात करेंगे। जैसे वाताग्र बनता है, पहले सिंपल स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि ये पहला एक्सप्लेनेशन है जो एक्सेप्टेबल है, जो आज भी एक्सेप्टेबल है, स्पेशली धरातलीय स्थिति में। वायुमंडलीय स्थिति पहले के बनिस्बत अभी बहुत ज़्यादा बदली है। जैसे वो जेट स्ट्रीम का जो जो इजाद हुआ था, जानकारी प्राप्त हुई थी, वो हुई थी आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। वीडियो लगाओ। While understanding the basic concepts behind the development of pressure belts, we will not take into consideration the tilt of the axis, influence of land, फिगर में water distribution. ये जो उठ रही है पवन, वो यहाँ वहाँ पूरा विश्वतीय क्षेत्र से उठ रही है। The equator divides the globe into southern hemisphere and northern hemisphere, and equatorial belt extend up to 5 degree north and 5 degree south. Equatorial region receives nearly vertical rays of the sun, and this heats up the air
near the equator. When temperature तापमान increases, pressure बढ़ा रहा है धीरे decreases. धीरे, मार मार के So, हीटर मार मार के तापमान along बढ़ा the रहा है। equator we have low अब ये pressure, लो प्रेशर and का we call निर्माण this हो गया। region as equatorial low pressure belt. The warm air starts rising up in the लो troposphere, प्रेशर का जैसे and as the निर्माण हो warm गया, air is rising, the वायु ऊपर temperature उठना शुरू drops. हुई। After अब वो rising धीरे-धीरे up क्या to हो a जाएगी? certain point, it ठंडी हो stops जाएगी। rising upwards because it becomes ठंडी cooler होते-होते हर and it is जगह से उठ रही obstructed है। by ट्रोपोपॉज, tropopause. सीमा, So the air सीमा पे spreads क्या out. होगी वो? The air starts Diverge करेगी, moving अपसरित in the होगी। southern and northern direction. As the air is moving, it becomes denser, and after a certain point, it sinks down to the surface. So, at around 30 degree जब 30 north डिग्री and अक्षांश south, के ऊपर ये we have गिर sinking करके air. अवतलन के साथ एक पट्टी This का निर्माण sinking कर air रही है is दोनों cool ओर air, में। so it forms high pressure systems. These regions are called as subtropical उसको high हम pressure उपोष्ण belts कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी कह रहे because हैं। these regions lie outside the tropical region and at the same time adjoining the tropical region. The sinking air now moves towards north and south. So, along the equator, the warm air यहाँ rises, से कि सीधा spreads out, and ध्रुव तक नहीं cools जा and पाएगी, sinks उसका कारण down. हम लोग समझ ही रहे In हैं। this way, it develops convectional currents. संवहनीय At धारा the का निर्माण poles, होता the है। sun rays are very much अब ध्रुव पे inclined. इंक्लाइंड रेज है, So we तापमान have कम है। cold air that sinks. These जैसे ये regions रेखा are भी जो known बनाया as ये गलत polar है। highs. Have cold air that sinks. ये वाली जो रेखा इसने बनाया Climb. है, So ये we क्या किया have इसने? दिशा को क्या क्या अलग दिखा रहा है, जबकि ये किरण कर दिया तिरछी, जबकि एक्चुअल में किरण हमेशा क्या होगी? सीधी रेखा में होगी, और सीधी रेखा में होने के कारण ये कोण छोटा बनेगी, और अक्सर देखोगे कि ऐसे ही दिखा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लंबवत इसलिए पड़ रही है कि धरातल पास है, तो धरातल के साथ हमेशा ऐसे ही किरण आएगी, बिल्कुल यूं से सीधे में किरण आएगी, और उसके कारण कोण छोटा बनेगा। तो कई बात लूजली समझाने so के लिए we वैसा have किया जाता cold है। air that sinks. अब ये These ध्रुव पे हाई regions प्रेशर are बना, known as polar धरातल पे highs. पवन जय कई, In the northern hemisphere, the air ठीक moves है? towards the south, and in दोनों the ओर चल southern रही है। hemisphere, the air moves दक्षिणी गोलार्ध towards और उत्तरी north. गोलार्ध दोनों को दिखा रहा है। अब At क्या वो this पवन point, धरातल पे we चलना have आरंभ हुई। air coming from north and अब ये south. दोनों कन्वर्ज कर So, रही है, at this point, the यहाँ air से जा रही है, उधर से जा रही, converges कन्वर्ज करी and तो ऊपर rises उठा। up. अभी सरण These हुआ तो regions ऊपर are उठना known आरंभ as हुई, subpolar सबपोलर लो हो lows. गया, उपध्रुवीय So, निम्न वायुदाब at हो गई। 60 degree latitudes, we have low pressure system because we have rising air. Along the equator, अब the इसको air इधर is पवन आ रही rising है, इधर because से of पवन उड़ रही है। convection, इसको हम ट्रॉपिकल सेल या and at उष्णकटिबंधीय कोशिका subpolar कहते हैं। lows, we have और उसके बाद राइजिंग एयर यहाँ because पे जो of होगी वो convergence. फिर ऊपर This उठेगी rising air और टकरा also करके spreads फिर ध्रुव पे out, अवतलन होगा उसका। cools and sinks. Same things happen in the southern hemisphere. On the surface of the earth, along the equator, the winds move from high pressure. रामायण रामायण में इतना आसानी से कहाँ तीर आता है? हाँ, तो आग लगा लगा के फेंकते हैं तीर में। अब ये पवन को दिखा रहा है। इसको हम, ये तीन प्रचलित पवन होती है, ये है व्यापारिक पवन, वो है पछुआ पवन दोनों ओर में, और इधर से आ जाएगी ध्रुवीय पूर्वा। हाँ, अभी आते हैं उस पर, ये तो बहुत सीधा दिखा दिया है, पछुआ और इसमें बहुत अंतर होता है। हाँ, समझने के लिए सबसे मेन सब पूछ देगा कि वायुदाब पेटियों का सकारण वितरण स्पष्ट करें, और अभी जो क्वेश्चन पूछेगा उस पर हम आएंगे, अभी जो हम लोग अभी करेंगे कि जैसे वायुदाब पेटियां क्या क्या हुई, सपोज कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी
गतिज जनित है, कौन सी ताप जनित है, एक इजीएस्ट पॉसिबल क्वेश्चन हो जाएगा। और तापमान के अलावा निम्नलिखित में से कौन कौन से कारक हैं जो तापमान वायुदाब पेटियों का निर्माण कर सकते हैं? तो एक तो तापमान हुआ, एक कोरियोलिस बल हुआ। कोरियोलिस बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन का सूचक है, पृथ्वी के घूर्णन का सूचक है। तो इसीलिए घूर्णन क्या है? गति को दर्शाता है, इसलिए हम गतिजीय पवन उसको कहते हैं, गतिज जनित कहते हैं। तुमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ ही दो भाई। बिहारी है ना, मानेगा नहीं, सही बात। फिर तो ईगो में ही ले लेगा कि सर हमको सोच रहे हैं कि हम स्विच भी ऑफ नहीं कर सकते। हाँ वो होगा, वो हम फिर वायुदाब की पेटियों का स्थानांतरण की सेकंड टॉपिक हम बात करेंगे। फिलहाल पहले बेसिक्स तो समझ लें, उसके बाद प्रश्न क्या पूछे जाएंगे उस पर आएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है हम लोग। अब एक चीज और लिखने की जरूरत है कि दोनों प्रकार के वायुदाब पेटियों में अंतर क्या है। लिख लीजिए, डायरेक्ट ही लिख लीजिए, चूंकि समझ जाएंगे आराम से, आई होप। जैसे पहले दो प्रकार के निम्न वायुदाब पेटी हो गई और दो प्रकार की उच्च वायुदाब पेटी हो गई। निम्न वायुदाब पेटी में विषुवतीय निम्न दाब और उपध्रुवीय निम्न हो गया, और उच्च में ध्रुवीय उच्च और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च हो गई। तो लिख लीजिए, विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी में, विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी में निम्न वायुदाब का निर्माण कारण है, विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी में निम्न वायुदाब कारण है, अभिसरण परिणाम है। निम्न वायुदाब कारण है, अभिसरण परिणाम है। जबकि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में, जबकि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में अभिसरण कारण है, जबकि उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में अभिसरण कारण है, निम्न वायुदाब परिणाम है। समझ रहे हैं इस चीज को हम लोग? इसी प्रकार से ध्रुवीय उच्च में उच्च वायुदाब कारण है, इसी प्रकार से ध्रुवीय उच्च में उच्च वायुदाब कारण है तथा अवतलन परिणाम है। उच्च वायुदाब कारण है तथा अवतलन परिणाम है। जबकि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी में, जबकि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी में अवतलन कारण है और उच्च वायुदाब परिणाम है। पहला वाला हम क्या लिखे इससे पहले सेंटेंस में? उच्च वायुदाब कारण है और अवतलन परिणाम है। उसमें अवतलन कारण है और उच्च वायुदाब परिणाम है। अब उच्च वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण। इसमें सबसे महत्वपूर्ण वायुदाब पेटी कौन सी है अगर शिफ्टिंग के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो?
विश्वतीय निम्न वायुदाब पेटी। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ताप जो है ज्यादा बड़ा कारण है बनिस्बत गतिज के, राइट। तो आप सपोज कि जैसे इसका अगर हम एक बार आप आ जाते हैं तापमान क्षेत्र पे, तापमान का क्षेत्रीयकरण या क्षेत्रीय वितरण समान रूप से अगर हम देखें एक जनरलाइज्ड फॉर्म में, तो तापमान का टेम्परेचर जोन्स पुराने जमाने में जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन था ग्रीक्स ने दिया था, वो इसको 3 भाग में बांटा था। हाँ, उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। ये उष्ण क्षेत्र हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ, उसके बाद 66.5, उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, इस क्षेत्र को उष्ण क्षेत्र, कटिबंध नहीं बोला है शब्द, उष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र और शीत क्षेत्र। ये 3 तापमान क्षेत्र, ये फिर दोनों रिपीट कर जाएगा, शीतोष्ण यहां पे रिपीट कर जाएगा और शीत यहां पे रिपीट कर जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि हर एक बिंदु पर या हर एक स्थान पर सूरज की लंबवत किरणें साल में 2 बार पड़ती हैं। कॉफी नहीं है, बार पड़ती हैं, अर्थात 2 मैक्सिमा यानी कि महत्तम और 2 मिनिमा यानी कि न्यूनतम तापमान प्राप्त करती है। तापमान, फैन भाई पंखा चला दो, ये पंखा चला दो। तापमान सालों भर अधिक रहता है। तापमान सालों भर अधिक रहता है। इसमें क्या है, लंबवत किरण कभी नहीं पड़ती है, सौर प्रकाश सालों भर उपलब्ध रहता है। एक महत्तम तथा एक न्यूनतम। शीत कटिबंध में क्या है, 6 महीने के दिन रात तापमान काफी कम, इसलिए ग्रीक्स ने इसको 3 भाग में बांटा था। सिक्स मंथ्स हो गया, डे नाइट, दिन रात का परिक्रम होता है। 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। तो इस संदर्भ में यदि हम बात करें तो तापमान का क्षेत्रीय वितरण ग्रीक्स ने किस आधार पे किया है, सूरज और पृथ्वी के
किरणों के संबंध में, यानी कि सौर ताप के संबंध में, जबकि तापमान को प्रभावित करने वाले कई और अन्य कारक भी हैं जिसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। लेकिन जब भी तापीय वितरण की बात करेंगे तो शुरुआत हमेशा यहीं से करेंगे। ठीक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में यदि हम आते हैं तो वो भी जनरलाइज्ड वर्जन है। इसको हम 0 मानते हैं, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। ये क्या हो गया? इक्वेटोरियल रीजन, विषुवतीय क्षेत्र। 5 से 25 डिग्री के बीच को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। लगभग 25 से 35 के बीच को हम उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। 35 से 55 के बीच को शीतोष्णकटिबंधीय, 55 से लगभग 65 के बीच को उपध्रुवीय, और 90 डिग्री तक के क्षेत्र को ध्रुवीय क्षेत्र माना जाता है। यह भी तापमान का एक प्रकार का विभाजन है, तापीय वितरण का। यानी कि विषुवतीय क्षेत्र हो गया, उष्णकटिबंधीय हो गया, उपोष्णकटिबंधीय हो गया, शीतोष्णकटिबंधीय, उपध्रुवीय और ध्रुवीय क्षेत्र हो गया। यहां तक क्लियर है हम लोग? अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस ढूंढते हैं। जैसे अगर सपोज क्रिटिकली अगर करना है कुछ भी, तो ये दोनों क्या है? कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तापमान के क्षेत्र में इनकम्प्लीट है, यानी कि इसने क्या कह दिया कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र में तापमान समान रहेगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। स्थल और जल के वितरण सबसे बड़ा कारक होगा, धरातल समुद्र तल से ऊंचाई दूसरा बड़ा कारण होगा। यानी कि तापीय विलोमता को दर्शाते हुए इसका क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं और उसमें अंतः क्षेत्रीय वितरण की बात करेंगे। इसमें जो इसके बाद ऐड होगा वो अंतः क्षेत्रीय वितरण, और अंत होगा वैश्विक तापीकरण का चर्चा करते हुए। ठीक है, तापमान, वायुदाब, वायुमंडलीय संदर्भ में क्या होगा? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जहां पे तापमान ज्यादा है वायुदाब कम होगा, जहां पे तापमान कम है वहां पे वायुदाब ज्यादा होगा। अब अगर हम देखें तो जो बेसिकली जो विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी है उसका निर्माण वहीं पे होगा जहां पे तापमान बहुत अधिक होगा। हम इसको ज्योग्राफिकली बोल रहे हैं विषुवतीय निम्न वायुदाब, लेकिन एक्चुअल में ये कभी विषुवतीय निम्न वायुदाब रहने की संभावना होगी और कभी नहीं भी होगी। यानी कि हम फिर से बात करते हैं कि विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण वहां पे होगा जहां तापमान अधिकतम होगा। राइट, इसमें एक शब्द आता है तापीय विषुवत रेखा, थर्मल इक्वेटर। लिख लीजिए इसको, हम बात किए थे पहले ये तापीय विषुवत रेखा की। थर्मल इक्वेटर
सबसे अधिक मान वाली समताप रेखा को हम तापीय विषुवत रेखा कहते हैं। और ये छोटे स्तर पे नहीं, वैश्विक स्तर पे जो समताप रेखा हो, सबसे अधिक मान वाली समताप रेखा जो वैश्विक स्तर पे हो, उसे हम तापीय विषुवत रेखा कहते हैं। सबसे अधिक मान वाली समताप रेखा या वैश्विक स्तर की समताप रेखा या जो पूरे विश्व को कवर कर रही हो, उसको हम तापीय विषुवत रेखा या थर्मल इक्वेटर कहते हैं। ये चीज क्लियर है? नाउ थर्मल इक्वेटर की अवस्थिति क्या होगी? लंबवत किरण के लगभग नीचे होगी या आसपास होगी। और सूरज की लंबवत किरणें अपना अवस्थिति लोकेशन क्या करती है? नॉर्थ और साउथ चेंज करती रहती है समय के अनुसार, मौसम के अनुसार। जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है तो ये उत्तरी गोलार्ध में होती है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है तो ये दक्षिणी गोलार्ध में होती है। यानी कि तापीय विषुवत रेखा का स्थान क्या हो जाएगा? बदलता रहेगा। विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी क्या है? निम्न वायुदाब कारण क्या है? अधिक तापमान। यानी कि जहां पे तापीय विषुवत रेखा होगी उसी के आसपास विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी का निर्माण होगा। एनी डाउट? और तापीय विषुवत रेखा अपना स्थान परिवर्तन करती रहती है उत्तरायण और दक्षिणायन के अनुसार। वही कारण है कि विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी उत्तर और दक्षिण की ओर स्थानांतरण करेगी। और इसी स्थानांतरण का परिणाम पूरे वायुदाब पेटियों पे देखने को मिलता है, जिसे हम वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण कहते हैं। क्लियर है हम लोग? यानी कि वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण, लिख लीजिए, वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण तापीय विषुवत रेखा की अवस्थिति तथा स्थानांतरण से संबंधित है। तापीय विषुवत रेखा की अवस्थिति, लोकेशन, तथा स्थानांतरण से संबंधित है। जो सूरज की लंबवत किरणों, जो सूरज की लंबवत किरणों के उत्तरायण तथा दक्षिणायन से जुड़ा हुआ है। जो सूरज की लंबवत किरणों के उत्तरायण तथा दक्षिणायन से जुड़ा हुआ है। विषुव के समय, दोनों विषुव के समय, विषुव याद है? जब सूरज की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पे होती हैं, जिसको इक्विनॉक्स बोलते हैं, उसको हम विषुव बोलते हैं। फिर से बोलो। अच्छा, दोनों विषुव के समय लंबवत किरणें विषुवत रेखा पे होती हैं। दोनों विषुव के समय लंबवत किरणें विषुवत रेखा पे होती हैं। इसीलिए विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी, विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी भौगोलिक विषुवत रेखा के आसपास ही बनती है। भौगोलिक विषुवत रेखा के आसपास ही बनती है।
जबकि मार्च से जून के बीच में लंबवत किरणें उत्तर की ओर पलायन करती हैं। लंबवत किरणें उत्तर की ओर पलायन करती है, तो उसी के साथ उत्तर की ओर पलायन करती है, तो उसी के साथ तापीय विषुवत रेखा भी धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकती है। उसी के साथ तापीय विषुवत रेखा भी धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकती है, अर्थात निम्न वायुदाब पेटी भी उत्तर की ओर खिसकती है। बाकी अन्य वायुदाब पेटियां इसी का अनुसरण करते हुए उत्तर की ओर खिसकती है। इसी प्रकार से सितंबर से दिसंबर के महीने में, इसी प्रकार से सितंबर से दिसंबर के महीने में ये दक्षिण की ओर पलायन करती है। जिसे हम वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण कहते हैं। इसकी अवस्थिति में परिवर्तन के कारण कई सारे परिणाम होते हैं। जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रचलित पवनों के उत्पत्ति स्थल तथा गंतव्य स्थान में वार्षिक परिवर्तन। यार इतना वाइट क्या गिर रहा है यहाँ पे? अपर्दन कहां से होगा यहाँ पे? अपक्षयन होगा। अपक्षयन है, रासायनिक अपक्षयन है नहीं, जल में थोड़ा थोड़ा ये होकर के नीचे आ रहा है, और जो नीचे आ रहा है वो तो क्या है? वो द्रव्यमान क्षय है। वो कहाँ थे हम लोग? पहला वाला लिख लिए। क्या लिखे पहला वाला में? पवन का। हाँ, परिचित फलन के
ऑरिजिन पॉइंट और फाइनल डेस्टिनेशन में की अवस्थिति में परिवर्तन, वार्षिक परिवर्तन। दूसरा है मॉनसून जैसी विशिष्ट जलवायु की उत्पत्ति। मॉनसून जैसी विशिष्ट जलवायु की उत्पत्ति। तीसरा है 30 डिग्री से 30 से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लिख लीजिए खाली, और 30 से 40 साउथ के बीच में दो विशेष प्रकार की जलवायु का निर्माण, दो विशेष प्रकार की जलवायु का निर्माण जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु तथा चीनी जलवायु। चीनी मतलब चाइना वाला, शुगर नहीं, चीनी जलवायु। नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडलीय विक्षोभों 30-40 दक्षिणी गोलार्ध में ना थोड़ा कम होता है प्रभाव, चूंकि शिफ्टिंग कम होती है। उत्तरी गोलार्ध में धरातलीय स्थिति के कारण तापमान ज्यादा होगा तो शिफ्टिंग ज्यादा होगी। क्या लिख रहे थे हम लोग? वायुमंडलीय विक्षोभों जैसे चक्रवात, तड़ित झंझा इत्यादि का निर्माण तथा अवस्थिति में परिवर्तन। के निर्माण तथा अवस्थिति में परिवर्तन। नेक्स्ट लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, वायुदाब पेटियों की शक्ति में अंतःक्षेत्रीय अंतर। अंतःक्षेत्रीय अंतर अंतःक्षेत्रीय अंतर, ये जो परिणाम है वो हम बाद में धीरे धीरे पढ़ेंगे। इकट्ठे लिख लिए इसलिए कि कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट आप समझ लीजिएगा, फिर धीरे धीरे, लेकिन उसका ये आराम से हम समझ सकते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि हम स्थानांतरण क्यों होगा, तो सबसे बड़ा संचालक जो होता है वायुदाब पेटियों का वो क्या है? तापमान है। और कौन सी पेटी होगी? विश्वतीय निम्न वायुदाब पेटी। अब मान लेते हैं कि विश्वतीय निम्न वायुदाब पेटी यहाँ से आरंभ हो रही है, यहाँ पे आरोहित हो रही है, तो यहाँ पे निर्माण हुआ तो वायु का आरोहण यहीं पे होगा, वायु का अपसरण यहीं पे होगा। लेट्स से सपोज ये चलते चलते 30 डिग्री अक्षांश पे जाकर के नीचे गिरती है, तो लेट्स से सपोज ये वाली पट्टी में अवतलन हुआ, तो उच्च वायुदाब पेटी कहाँ पे बनी? यहाँ पे। निम्न वायुदाब वहाँ है तो विषुवत रेखा मान लेते हैं, तो उसके 30 डिग्री दूर दूसरी उच्च वायुदाब पेटी बनेगी और वो 60 डिग्री और 90 डिग्री पे इसी पे रहेगी। अब मान लें कि दक्षिणी गोलार्ध में हम खड़े हुए हैं और दक्षिणी गोलार्ध का गर्मी का समय आएगा तो ये 10 डिग्री सपोज कीजिए कि दक्षिण आ गई, जो तापीय विषुवत रेखा है 10 डिग्री पश्चिम आ गई, तो वो तो 23 डिग्री तक जाएगी लंबवत किरण, लेकिन तापीय विषुवत रेखा उतनी दूर नहीं जाती है, तो 10 डिग्री पे आ गई, तो विश्वतीय निम्न वायुदाब पेटी कहाँ आ गई? 10 डिग्री अक्षांश पे, यानी कि 10 डिग्री अक्षांश के आसपास ये पट्टी बना रही है अपनी, तो यहाँ से वायु का आरोहण होगा, अपसरण यहाँ से होगा, तो ये फिर 30 डिग्री दूर जाके गिरेगी, तो यहाँ की बजाय
वहां पे बनाएगी। तो जिस तरह से विश्वतीय निम्न वायुदाब पेटी का स्थानांतरण हुआ, उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी का स्थानांतरण हुआ, और जब वायु वहीं से शुरू करेगी तो उधर थोड़ा दूर जाके मिलेगी, तो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी का भी स्थानांतरण होगा दक्षिण की ओर, और दक्षिणी ध्रुव पे जो उच्च वायुदाब पेटी बनेगी वो थोड़ी छोटी हो जाएगी, राइट। उधर की 20 डिग्री पे बन जाएगी उच्च वायुदाब, 25 डिग्री पे बन जाएगी, और 10-10 डिग्री सब क्या हो जाएगी, खिसक जाएगी, और वहां पे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी का 10 डिग्री विस्तार हो जाएगा। चूंकि छोटा कम तापमान है, सर्दी का समय है, तो उसमें बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। यानी कि ये दक्षिण की ओर विश्वतीय निम्न वायुदाब पेटी जैसी दक्षिण की ओर उठी तो समझ लीजिए कि एक दूसरे से लिंक्ड है। ये त्रिकौशिकीय अगर संचलन की बात करें तो क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है। तो जैसे ही ये दक्षिण की ओर से शिफ्ट करेगी, सारी की सारी वायुदाब पेटियां दक्षिण की ओर शिफ्ट करेंगी, और जैसे ही विश्वतीय निम्न वायुदाब पेटी उत्तर की ओर खिसकेगी, ठीक है, उच्च वायुदाब पेटी से पवन का संचलन आरंभ होता है। तो ऑब्वियसली जब उच्च वायुदाब पेटी का स्थान में अंतर है, निम्न वायुदाब पेटी उसका गंतव्य स्थान है, तो पहला पॉइंट तो आराम से समझ सकते हैं कि वायु प्रचलित पवनों की के उत्पत्ति स्थल तथा गंतव्य स्थान में परिवर्तन, राइट। अब आते हैं पवन। यहां तक कोई सवाल तो नहीं है, समझ रहे हैं हम लोग, सब लोग? वो भी दक्षिण की ओर खिसकेंगे। नहीं नहीं, केवल ध्रुव पे बड़ी होगी, दोनों ध्रुव पे बड़ी छोटी का होगा। चूंकि ध्रुव पे अगर ठीक है, तो किस वायुदाब पेटी की बड़ी की बात करते हो? हाँ, ध्रुवीय क्षेत्र का, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी का बड़ा है। उच्च वायुदाब पेटी किस लिए निर्मित हो रही है, क्यों निर्मित हो रही है? तापमान की कमी के कारण। सर्दियों में तापमान और घट जाएगा तो उच्च वायुदाब की तीव्रता और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब ध्रुव पे गर्मी पड़ रही है तो गर्मी और उच्च वायुदाब दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी, तो वो क्या करेगा, श्रिंक करेगा। तो गर्मियों में उच्च वायुदाब स्पेशली ध्रुवीय जो तापमान से निर्मित है, गतिज जनित की बात नहीं करते हैं, जो तापमान से निर्मित है, तापमान के बढ़ने से क्या हो जाएगा, छोटा, तापमान के घटने से बड़ा। नहीं नहीं, कारण परिणाम उसको ना देखा जाए तो बेहतर है फिलहाल, लेकिन यह है कि तापमान अगर मेन कारण में देखें तो कारण पहले बढ़ता है, वो बढ़ेगा ही। तापमान के ही कारण तो सारा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जिधर तापमान ज्यादा शिफ्ट कर रहा है उधर विश्वतीय निम्न वायुदाब पेटी शिफ्ट कर रही है, जिधर तापमान कम है उधर ध्रुवीय उच्च वायुदाब फैल रहा है। कब? हाँ हाँ बिल्कुल, उत्तरी गोलार्ध। एरिया कम क्यों हो रहा है? नहीं, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। मान लो कि निम्न वायुदाब पेटी उच्च वायुदाब पेटी का कारण क्या है, तापमान की कमी। अगर तापमान की कमी साइबेरिया तक आ गई तो उत्तरी ध्रुव का क्या होगा, साइबेरिया तक खिंच जाएगा। अब साइबेरिया में गर्मी हो गई तो वहां पे उच्च वायुदाब तो नहीं बन सकता है ना, तो वो छोटा हो जाएगा। तो यही चीज है, ये तापमान के बढ़ने घटने के कारण ताप जनित पे फर्क पड़े। जैसे अगर हम एक सवाल पूछें, अब आते हैं आपके प्रश्न पे, कि वैश्विक तापीकरण के कारण विश्वतीय क्षेत्र का क्षेत्रीय फैलाव होगा और बड़ा विस्तार होगा और वर्षा की मात्रा बढ़ जाएगी। ट्रू और फॉल्स?
जो मैं सरबत सजदा हुआ कभी तो मैं बोल रहा हूं कि वैश्विक तापीकरण के कारण विश्वतीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार होगा। और विश्वतीय निम्न वायुदाब पेटी में भी हम लोग नहीं पढ़े हैं, लेकिन वर्षा ज्यादा होती है तो वर्षा का क्षेत्र क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स क्यों है, ट्रू क्यों है? ध्रुवीय क्षेत्र क्यों आ जाते हो, हम बात कर रहे हैं विश्वतीय की। वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। अब तुम ध्रुव पे मत जाओ, ध्रुव से कुछ स्पेशल एफिनिटी है क्या? ओके तो इसका मतलब है वर्षा भी ज्यादा होगी। नहीं, क्यों? हाँ, नहीं तो पूरे पृथ्वी पे होगा तो, लेकिन प्रभाव तो अलग अलग होगा ना। अगर अब तापमान यहाँ बढ़ा दिया जाए तो गड़बड़ बात है, और तापमान इंग्लैंड में बढ़ा दिया जाए तो ठीक ठाक बात है। वो लोग सन बाथ लेने के लिए आते हैं, सुना है ना शब्द सन बाथ? सेमी नेकेड होकर के वो बीच पे रह करके वो सूरज की जैसे मिल, हम लोग कभी सोचे हो सन बाथ? मतलब हम लोग सन से बचने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग को इतनी पर्याप्त मात्रा में सन मिलती है। और सूरज की रोशनी पता होगा कि मतलब हड्डी के लिए काफी विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है। तो कहा भी जाता है कई बार कि बहुत ज्यादा आप जो है शेडो में नहीं रहिए, थोड़ा सूरज में निकलिए। जैसे एलिट क्लास में क्या होता है, निकले कार में बैठे, ऑफिस गए कार में बैठे, धूप लगती ही नहीं है तो हड्डी कमजोर हो जाती है। तो लेकिन पर्याप्तता की बात कीजिए तो हम लोग धूप से निकलते हैं तो ऐसे बचते हैं, ऐसे बचते हैं। तो हमको सन बाथ की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है ना। तो ये कई बार देखोगे इंडियन सब भी लेट्स हैव सन बाथ, मतलब भागे यहाँ से सन बाथ। हाँ, उसको पता नहीं होता अंग्रेजों की नकल करने में, मतलब कहाँ तक चले जाते हैं। हाँ? वो उसी के कारण, एल्बिडो के कारण। जो जैसे अगर जब भी, चूंकि सर्दियों में वहां पे ठीक ठाक बर्फ जमी रहेगी तो एल्बिडो ज्यादा होगा तो सनबर्न हो जाएगा। तो अगर वैश्विक तापीकरण की हम बात करें तो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तो कहीं पे वो फायदा है, कहीं पे नुकसान है। कुछ क्षेत्र को तो फायदा भी होगा ना भाई, जो बहुत ठंडा क्षेत्र है उसको तापमान के संदर्भ में फायदा होगा। हो सकता है इकोलॉजी एनवायरनमेंट में दिक्कत होगी, लेकिन तापमान के संदर्भ में फायदा होगा। और सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें किसी तरह कंफ्यूजन आने की आवश्यकता नहीं थी कि विश्वतीय निम्न वायुदाब पेटी तापमान के कारण बनी है। यदि तापमान बढ़ता है तो इस निम्न वायुदाब पेटी को हर तरह से फायदा होगा। यदि तापमान किसी कारण घटता है तो निम्न वायुदाब पेटी को नुकसान होगा। चाहे उसकी चौड़ाई की बात कर लीजिए, या तीव्रता की बात कर लीजिए, या संवहन क्रिया की बात कर लीजिए, सब ज्यादा होगा। तो क्षेत्रीय विस्तार होगा, और जितना बड़ा क्षेत्र होगा वर्षा पूरे क्षेत्र में होगी तो वर्षा की मात्रा उस क्षेत्र में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है? अब अगर उत्तरी गोलार्ध में शिफ्टिंग और दक्षिणी गोलार्ध में शिफ्टिंग की बात करें तो शिफ्टिंग उत्तरी गोलार्ध में अपेक्षाकृत ज्यादा होगी, दक्षिणी गोलार्ध में अपेक्षाकृत कम होगी। कारण वही है कि स्थल जल के वितरण के कारण उत्तरी गोलार्ध अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्र में ज्यादा गर्म होगा और ठंडे क्षेत्र में ज्यादा ठंडा होगा। जैसे अंटार्कटिक पे आर्कटिक से ज्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि आर्कटिक क्या है, ओशन, एंटार्कटिक क्या है, कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट पे ठंडे का भी उतना ही प्रभाव पड़ेगा और गर्मी का भी उतना ही प्रभाव पड़ेगा। तो ये कारण है कि अंटार्कटिका में ज्यादा सर्दी पड़ती है आर्कटिक के बनिस्बत, या उत्तरी ध्रुव पे दक्षिणी ध्रुव की अपेक्षा काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है। कारण वही है कि जलीय भाग में जो है नहीं, उल्टा, दक्षिणी ध्रुव पे गर्मी ज्यादा पड़ेगी और ठंडा भी बहुत कम पड़ेगा। तो उत्तरी ध्रुव पे क्या है, आर्कटिक ओशन है, तो ओशन के कारण जो है तापमान बहुत ज्यादा ना बढ़ पाएगा ना बहुत ज्यादा घट पाएगा। तो अगर तापांतर आ जाता है तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का, तो दक्षिणी ध्रुव का तापांतर ज्यादा होगा।
स्थलीय भाग होने के कारण गर्मी भी थोड़ी सीवियर होगी और ठंडी भी थोड़ी सीवियर होगी। क्लियर है हम लोग? कम अगेन। जैसे स्थलीय भाग और जलीय भाग, आर्कटिक और अंटार्कटिक को छोड़ दो तो बाद की बात है। स्थलीय भाग पे और जलीय भाग में, स्थलीय भाग में एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, गर्मी में टेम्परेचर औसत से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और सर्दी में टेम्परेचर औसत से थोड़ा, तो तापांतर क्या हो गया? और जलीय भाग में उसका उल्टा होता है। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल पे सपोज कीजिए कि प्रश्न पूछ दे कि निम्नलिखित में से किस में तापांतर ज्यादा होगा, तो जहां पे जलीय भाग है वहां पे तापांतर कम होगा और नॉर्थ पोल आर्कटिक ओशन से घिरा हुआ है, समुद्र है, जबकि साउथ पोल अंटार्कटिक से घिरा हुआ है, महाद्वीप है। तो यहाँ ओशन के कारण और वहाँ महाद्वीप के कारण जो भी अंतर आप स्पष्ट कर सकते हैं वो होगा। तो अंटार्कटिक में क्या हो जाएगा? तापांतर ज्यादा हो जाएगा और उत्तरी ध्रुव पे तापांतर कम होगा। समझ रहे हम लोग? दक्षिण, अच्छा हाँ, ये कंफ्यूजन है, तब कोई माफ करने वाली बात। बार बार बोले अंटार्कटिक क्या एक महाद्वीप है? पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिक। आते हैं पवन पे। फंडामेंटल्स में से कोई दिक्कत नहीं है, चारों जो बिंदु हम तीनों बताए थे, घर्षण बल और इसके कारण है। तो पवन को हम गति के आधार पर तीन प्रकार से बांटते हैं: समीर, पवन और धारा। स्थलीय, जलीय, समीर। नॉर्मली पवन तो पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, जेट, धारा। तो इन तीनों में क्या है? गति में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है। गति में वृद्धि कारण क्या होगा? दाब प्रवणता बल इसी दिशा में क्या हो जाएगा? बढ़ रहा होगा। दाब प्रवणता बल का कारण दाबांतर, जिसका कारण तापांतर, यानी कि जिस क्षेत्र में क्षैतिज दिशा में तापमान या तापांतर अधिक होगा, पवन की गति उतनी ही। तो अगर हम जेट स्ट्रीम में देखेंगे तो क्या देखेंगे? तापांतर देखेंगे। स्थलीय समीर और जलीय समीर मतलब गति धीमी, मतलब दाबांतर कम, मतलब ताप का अंतराल दोनों में कम, इसलिए समीर। यदि वो किसी वजह से तीव्र हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग, सपोज कीजिए एक वैश्विक तापीकरण में समीर की हालत क्या होगी? पवन बनेगा या और छोटा समीर बन जाएगा? हाँ, मतलब समीर की गति थोड़ी सी, जितना तापांतर बढ़ेगा, चूंकि वैश्विक तापीकरण में फिर स्थलीय भाग ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा, जलीय भाग थोड़ा कम करेगा, तो तापांतर बढ़ जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से हम पवन को उसकी उत्पत्ति तथा विशेषता के आधार पर बंटवारा करते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है प्राथमिक पवन। इसी को हम प्रचलित पवन या अस्थाई पवन कहते हैं। इसी को हम ग्रहीय पवन भी कहते हैं। प्राथमिक पवन इसलिए कहते हैं कि ये प्राथमिक वायुदाब पेटियां जो हमने पढ़ी थी, 7 वायुदाब पेटियों से संबंध रखता है।
अस्थाई पवन का केवल एकमात्र कारण है कि इसकी दिशा सदैव एक होती है, अर्थात अस्थाई होती है। एकमात्र चीज है जो अस्थाई है वो है इसकी दिशा। ग्रहीय पवन इसलिए कहते हैं कि ये 3 प्रकार की पवन होती है और तीनों मिलकर पृथ्वी को ढक लेती है, कवर अप कर लेती है। तीनों का मतलब व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय पूर्वा। हमने पवन अभी एक वीडियो में दिखाई था थोड़ा मोड़ा। यह हो गई विश्वतीय निम्न वायुदाब पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल हाई, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, सब पोलर लो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, पोलर हाई, रिपीटेड दोनों हेमिस्फीयर में। ये क्षेत्र जो है व्यापारिक पवन का क्षेत्र है, अर्थात व्यापारिक पवन की डेफिनेशन की बात करें तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब से चलकर विश्वतीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर आने वाली पवन को हम व्यापारिक पवन कहते हैं। एकमात्र प्रचलित पवन है जिसकी दोनों गोलार्ध में दिशा अलग अलग होती है। क्यों कहते हैं ये पूछ रहा। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि उससे जो पवन चलती थी तो उधर से आने में आसानी होती थी। शिप्स वगैरह, कश्ती, नाव को पट्टा लगा कर कुछ चलाते हैं, देखे हुए कभी? उन्हीं को तो मल्लाह वाला गाना जो बहुत फेमस है, हाँ, तो वो लगाते हैं। तो व्यापारिक पवन में क्या है कि इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में अपने गंतव्य पॉइंट ऑफ ओरिजिन से क्या होगी? दाहिने मुड़ेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं मुड़ेगी। तो एकमात्र यह है कि जिसके दोनों गोलार्ध में अलग अलग दिशा है, बाकी सबकी पछुआ की और उसकी दोनों गोलार्ध में सेम है। उत्तरी गोलार्ध में दिशा क्या है? नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इधर साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की दिशा में। इसीलिए जब हम दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन बोलते हैं तो इसका मतलब है दक्षिणी व्यापारिक पवन की बात कर रहे हैं, और जब हम उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन बोलते हैं तो इसका मतलब है उत्तरी गोलार्ध की हम व्यापारिक पवन की बात कर रहे हैं।
क्योंकि उत्तर पूर्व से अगर उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की दिशा में दोनों चल रही है। ठीक है। तीनों प्रचलित पवनों में से न्यूनतम विक्षेपण यहां पे होगा। एनी डाउट? विक्षेपण की मात्रा कोरियोलिस बल 0 होता जाएगा। जब हम विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो कोरियोलिस बल निरंतर घटता जाता है। तो यही कारण है कि लगभग स्ट्रेट होती है। इसी पवन को हम उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वा भी कहते हैं। सभी पवनों में प्रचलित की हम बात कर रहे हैं, तापमान अधिकतम होता है। हाँ, जैसे ट्रॉपिकल जोन, तो पूरा ट्रॉपिक से ट्रॉपिक के बीच में बोलते हैं उसको। अब आते हैं विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी। तो विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी में अक्सर सुना होगा कि उसको डोल ड्रम कहा जाता है। हाँ, शांत क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यानी कि यहां ऐसे आती है और फिर मिल करके शांत शार्प उड़ जाती है। नहीं, सीधी नहीं उठती है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि ये पट्टी है विषुवतीय निम्न वायुदाब, तो पवन जैसे आई इस क्षेत्र में आई, तो इस क्षेत्र में धीरे धीरे क्या होगा, उठना शुरू हो जाएगी। शार्प कभी नहीं होगा। तो धीरे धीरे उठना, जो क्षेत्र की हम बात करते हैं धरातल के पास, तो ये क्या होगी, धीरे धीरे उठना शुरू होगी और वायुमंडल में यूं जाकर के खड़ी होगी। ऐसा नहीं कि ऐसे आकर के ऐसे शार्प 90 डिग्री बना के नहीं, हमेशा वो स्लो करेगी। तो यदि हम उठाते ऐसे ना आकर के, ऐसे मिलकर फिर ऐसे ना उठ करके वहीं से उठना आरंभ होगी, तो अल्टीमेटली वायुमंडल में कहाँ, दूर में जाकर मिलेगी। तो बीच का भाग, पूरा क्षेत्र शांत नहीं होता है, उसके बीच का भाग जो होता है उसमें पवन रहित क्षेत्र होता है। ये पुराना मानना है। वैसे वो पवन रहित क्षेत्र होता है, इसीलिए उसको शांत क्षेत्र कहते हैं, जहां पे पवन का संचलन नहीं होता है। क्लियर है? हम चूंकि लिखा जाता है कि मार्जिन से ही, यानी कि विषुवतीय निम्न वायुदाब के किनारे से ही पवन उठना आरंभ कर देती है। राइट? ऐसा नहीं कि ये पूरा का पूरा जोन ये रहता है, वहां से उठना आरंभ की तो ये दोनों व्यापारिक पवन है वायुमंडल के थोड़ा ऊपरी भाग में जाकर के मिलती हैं। और यही कारण है कि उसको, चूंकि पवन पाई नहीं जाती है, इसलिए उसको शांत क्षेत्र कहा जाता है या डोल ड्रम कहा जाता है। राइट? इसी को हम अभिसरण क्षेत्र भी कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी की। इसी को हम ITCZ बोलते हैं, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। कारण ये अभिसरण का क्षेत्र है। और किसके अभिसरण का क्षेत्र है? दो व्यापारिक पवन जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से आ रही है। जैसे इंटरनेशनल मीट, मतलब दो नेशन का मीटिंग, ये इंटर ट्रॉपिकल, यानी कि दो ट्रॉपिकल के बीच के क्षेत्र में मीटिंग हो रही है, तो उस अभिसरण क्षेत्र को हम अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। और ये मोर एप्रोप्रिएट टर्म है, ज्यादा बेहतर शब्द है इसकी रियल व्याख्या करने के लिए। चूंकि हम जब विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी बोलते हैं तो हम एक जोग्राफिकली फिक्स्ड एरिया का आभास करते हैं कि भौगोलिक रूप से वो फिक्स्ड है, जबकि निम्न